साल 2003 जब गुजरात में हुए दंगों के बाद उस समय के प्रधानमंत्री यानी अटल बिहारी वाजपेयी नरेंद्र मोदी से रिजाइन के लिए अड़े हुए थे। तब उस समय नरेंद्र मोदी का सपोर्ट करते हुए बीजेपी पार्टी के दिग्गज नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने अटल जी से कहा था कि ऐसा मत कीजिए, बवाल हो जाएगा। और फिर 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले यही आडवाणी खुलकर मोदी का विरोध भी कर रहे थे और कह रहे थे कि मोदी को पीएम कैंडिडेट ना बनाया जाए। लेकिन इन्हें आरएसएस की तरफ से यह जवाब मिला था कि अब देरी की तो बवाल हो जाएगा। मतलब इनकी बात कहीं नहीं मानी गई और मोदी जी को पीएम कैंडिडेट बनाया ही गया। तो ऐसे में सभी के मन में इन दोनों के संबंधों को लेकर कुछ सवाल जरूर बने हुए हैं। जैसे जब 2003 में आडवाणी ने मोदी का सपोर्ट किया तो 2014 तक ऐसा क्या हुआ भाई कि पूरा चक्र ही पलट गया और बीजेपी के भीष्म पितामह अपने चहेते शिष्य से ही नाराज हो गए। इतना ही नहीं, जब आडवाणी जी राम मंदिर इनॉग्रेशन में नहीं पहुंचे तो लोगों के बीच में अटकलें चल रही थी कि आडवाणी और मोदी के बीच में कोई राजनीतिक खटास बनी हुई है, जिसकी वजह से आडवाणी को प्राण प्रतिष्ठा में नहीं बुलाया गया। लेकिन इसके कुछ ही दिनों बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आडवाणी जी के घर पहुंचकर उनका 94वां बर्थडे सेलिब्रेट किया है, जिसमें नरेंद्र मोदी आडवाणी जी का हाथ पकड़कर चलते हुए नजर आए हैं। 2003 में सपोर्ट करना, 2014 में विरोध करना और फिर 2024 में बर्थडे सेलिब्रेशन, ये सब एक पॉलिटिकल दिखावा है या फिर कुछ और? जानेंगे इसके संबंधों के पीछे की अनसुनी कहानी। बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। देखिए दोस्तों, नरेंद्र मोदी आडवाणी को अपना राजनीतिक गुरु जरूर मानते हैं। ये बात वो खुद कई बार बोल चुके हैं। जिस तरह बीजेपी को यहां तक लाने में आडवाणी का योगदान रहा है, ठीक इसी प्रकार मोदी जी को बीजेपी पार्टी में जगह बनाने में भी आडवाणी का हाथ रहा है। भाजपा को करीब से जानने वाले कहते हैं कि लाल कृष्ण आडवाणी नरेंद्र मोदी को शुरू से ही बहुत पसंद किया करते थे और उन्होंने ही मोदी को गुजरात में काम करने के लिए भेजा। 1986 से 1991 तक बीजेपी पार्टी के अध्यक्ष आडवाणी ही थे। 1984 के इलेक्शन में बीजेपी मात्र 2 सीट पर ही सिमट कर रह गई थी और फिर आडवाणी ही थे जिन्होंने बीजेपी पार्टी को एक नई दिशा दी और आगे बढ़ाया, जिसके बाद 1989 के चुनाव में इस पार्टी को 85 सीटें मिली और नेशनल फ्रंट के नेता वीपी सिंह बीजेपी का सपोर्ट लेकर प्राइम मिनिस्टर बन गए थे। नेशनल फ्रंट की सरकार बनने के बाद आडवाणी ने कट्टर हिंदूवादी सोच को आगे बढ़ाते हुए अयोध्या मंदिर के लिए रामलला जन्मभूमि का आंदोलन खड़ा कर दिया भाई। गुजरात से लेकर अयोध्या तक रथ यात्रा शुरू की। इस यात्रा में नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। आडवाणी जी की रथ यात्रा की पूरी कमान मोदी के हाथ में ही थी। उस समय की रथ यात्रा की फोटोज में आप नरेंद्र मोदी को आडवाणी के साथ देख सकते हैं। अब यहाँ होता क्या है कि जब रथ यात्रा निकाली जाती है तो इस यात्रा का विरोध होता है और जैसे ही ये यात्रा बिहार के समस्तीपुर में पहुंचती है तो भाई बिहार के चीफ मिनिस्टर लालू प्रसाद यादव जो है समस्तीपुर के डीआईजी को आदेश देते हैं कि भाई इस यात्रा को रोक दिया जाए और लाल कृष्ण आडवाणी को अरेस्ट किया जाए। होता भी कुछ ऐसा ही है। डीआईजी के द्वारा बीजेपी के कुछ नेताओं के साथ आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। दरअसल यात्रा शुरू होने से पहले आडवाणी ने कहा था कि देखता हूं किसने माई का दूध पिया है जो मेरी रथ यात्रा रोकेगा। बस यही वजह थी कि लालू यादव ने नहले पर दहला मारकर आडवाणी को जो है गिरफ्तार करवा दिया और कहा कि मैंने मां और भैंस दोनों का दूध पिया है। अब इस गिरफ्तारी के बाद बीजेपी वीपी सिंह गवर्नमेंट ने अपना समर्थन वापस ले लिया, जिससे सरकार गिर जाती है और फिर इस तरह इनकी ये रथ यात्रा अधूरी ही रह जाती है। 1993 में आडवाणी जी को दूसरी बार बीजेपी पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाता है। इसी बीच 1995 में मोदी के गुजरात में आरएसएस संगठन महामंत्री रहते हुए पहली बार बीजेपी की सरकार बनती है और इसी के 1 साल बाद यानी 1996 में पहली बार केंद्र में बीजेपी की सरकार भी बनती है और अटल बिहारी वाजपेयी को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। लेकिन बहुमत साबित ना करने के कारण केवल 13 दिनों में ही इनकी सरकार गिर जाती है। 1998 में एक बार फिर से गुजरात में बीजेपी सत्ता में आती है और इस बार केशु भाई पटेल को चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है और मोदी जी को राष्ट्रीय महामंत्री बना दिया जाता है। इसी साल 1998 में एक बार फिर से केंद्र में बीजेपी 13 पार्टीज को मिलाकर एनडीए की गठन करती है और फिर से अटल जी को प्रधानमंत्री बनाया जाता है और आडवाणी गृह मंत्री के साथ साथ उप प्रधानमंत्री भी बनते हैं। लेकिन एआईएडीएमके के सपोर्ट वापस लेने की वजह से 13 महीने के बाद ही एक बार फिर से इनकी सरकार जो है गिर जाती है।
जब दोबारा चुनाव होते हैं तो 1999 में फिर से एनडीए की सरकार बनती है और तीसरी बार अटल जी को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। अब इस समय गुजरात में तो बीजेपी की सरकार थी, लेकिन समीकरण बदलते हैं और 2001 में गुजरात में कुछ सीटों पर उपचुनाव होता है, जिसमें बीजेपी को हार का सामना करना पड़ता है, जिस वजह से केशुभाई को सीएम पद से हटाकर नरेंद्र मोदी को चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है और इस प्रकार पहली बार मोदी जी चीफ मिनिस्टर बनते हैं। गुजरात का हाल उस समय देश के बाकी के राज्यों से बहुत ही अलग था। देश में बाकी के राज्यों में हिंदू और मुसलमान जिस तरह से मिलते थे, गुजरात में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। उनके मोहल्ले और बाजार अलग अलग बंटे हुए थे। अब इसी बीच होता क्या है कि नरेंद्र मोदी के चीफ मिनिस्टर रहते हुए 2002 में गुजरात में हिंसा होती है। जैसे ही भीड़ से भरी हुई साबरमती ट्रेन प्लेटफॉर्म पर पहुंचती है तो कुछ यात्रियों की एक चाय वाले से बहस हो जाती है। धीरे धीरे इन लोगों में हाथापाई के साथ साथ पथराव शुरू हो जाते हैं, जिसके बाद ट्रेन में जो है आग लगा दी जाती है, जिसमें कई लोग जिंदा जलकर मर जाते हैं। अब इस पूरे मुद्दे पर विश्व हिंदू परिषद के द्वारा राज्य बंद की घोषणा कर दी जाती है। बीजेपी के नेताओं के द्वारा आरोप लगाया जाता है कि भाई ये एक आतंकी हमला था, जिसमें गुजरात के कुछ मुसलमानों ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का साथ दिया और फिर इसी के साथ गुजरात में हिंदू संगठनों में एंटी मुस्लिम हिंसा भड़क जाती है, जिसमें कई लोग मारे गए। अब जब इसके लिए पुलिस को कॉल किया तो पुलिस का यही जवाब था कि हमारे पास आपको बचाने के लिए ऊपर से कोई आदेश नहीं है। और फिर इस हिंसा के बाद बीजेपी पार्टी के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी नरेंद्र मोदी से इस्तीफा लेने के लिए अड़ गए थे। तब उस समय नरेंद्र मोदी का सपोर्ट करते हुए बीजेपी पार्टी के दिग्गज नेता यानी लाल कृष्ण आडवाणी ने अटल जी से कहा था कि ऐसा मत कीजिए, बवाल हो जाएगा। इस तरह आडवाणी जी मोदी की मुख्यमंत्री की सीट को बचाते हैं और पहली बार एनडीए 1999 से लेकर 2004 तक अपना कार्यकाल पूरा करती है। और फिर 2004 में एक बार फिर आडवाणी जी को बीजेपी पार्टी का प्रेसिडेंट बनाया जाता है, जिसमें उन्हें एनडीए की जीत को लेकर पूरी संभावनाएं थी। लेकिन इसके लिए उन्होंने पार्टी की जीत के लिए एक जोरदार अभियान चलाया, जिसमें उन्होंने दावा किया कि भाई कांग्रेस की 100 सीटें भी नहीं आएंगी। लेकिन अब इलेक्शन का रिजल्ट आया तो कुछ उल्टा ही दिखाई दिया। बीजेपी की इसमें हार हुई और कांग्रेस की सरकार बन गई, जिसमें मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया गया। इस हार के बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने एक्टिव पॉलिटिक्स से संन्यास ले लिया और आडवाणी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता के रूप में कार्यभार संभाला। 2009 का चुनाव बीजेपी ने आडवाणी के नेतृत्व में लड़ा। इस चुनाव में आडवाणी को पीएम इन वैटिंग कहा गया। लेकिन जब चुनाव का रिजल्ट आया तो यूपीए की सरकार बनी और एक बार फिर से कांग्रेस के मनमोहन सिंह को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। इस हार के बाद आडवाणी ने सुषमा स्वराज के हक में लोकसभा में विपक्ष नेता का पद छोड़ दिया। अभी तक मोदी और आडवाणी के बीच सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन जब 2013 में राजनाथ सिंह पार्टी के प्रेसिडेंट बनते हैं तो वो नरेंद्र मोदी को 2014 के इलेक्शन के लिए इलेक्शन कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बना देते हैं, जिससे आडवाणी नाराज हो जाते हैं, क्योंकि भाई कांग्रेस की सरकार में सुषमा स्वराज विपक्ष की नेता थी, जिनको पीएम बनाने के लिए आडवाणी और उनके सहयोगी सपोर्ट कर रहे थे। और फिर पार्टी से नाराज होकर आडवाणी 10 जून को बीजेपी पार्टी के अपने सभी पदों से रिजाइन कर देते हैं। उनका कहना था कि भाई बीजेपी अब उस तरह की आदर्शवादी पार्टी नहीं रही है जिसकी बुनियाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, नानाजी देशमुख और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेताओं ने रखी थी। उनके इस इस्तीफे को पार्टी ने अस्वीकार कर दिया और फिर उन्होंने भी पार्टी की बात मानकर अपना फैसला वापस लिया। अब इस समय पीएम के चेहरे की दौड़ में नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह का भी नाम शामिल था। नितिन गडकरी 2009 से 2013 तक बीजेपी पार्टी के प्रेसिडेंट रह चुके थे, जबकि राजनाथ सिंह उस समय पार्टी के अध्यक्ष ही थे। लेकिन जब सुषमा स्वराज, नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह इन लोगों में आपस में सहमति नहीं बनी तो 13 सितंबर 2013 को बीजेपी पार्टी ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया। आडवाणी इस बात से नाराज थे कि जिस वजह से वो पार्लियामेंट्री बोर्ड मीटिंग में नहीं पहुंचे और फिर आडवाणी को ना चाहते हुए भी जब मोदी को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया तो मोदी और आडवाणी के रिश्तों में खटास आना शुरू हो गई। इतना ही नहीं, जब 2017 राष्ट्रपति चुनाव हुआ तो इस लिस्ट में भी आडवाणी का नाम नहीं था। आडवाणी पीएम तो नहीं बन सके, लेकिन उन्हें राष्ट्रपति बनाया जा सकता था। लेकिन मोदी गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया और रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति बनाया गया। और कहते हैं कि तब से लेकर अब तक इन दोनों के बीच कई बार मुलाकात भी हुई है, लेकिन इनके संबंधों में खटास ही बनी हुई थी। और यही सब रीजन है कि भाई अयोध्या में इनॉग्रेशन में शामिल ना होने की वजह से लोग ऐसा सोच रहे थे कि नरेंद्र मोदी और आडवाणी के दोनों के बीच रिश्तों में खटास बनी हुई है, जिसकी वजह से वो अयोध्या नहीं पहुंचे। लेकिन इसकी वजह कुछ और थी।
दरअसल आडवाणी जी की तबीयत सही नहीं थी और उस समय पर अयोध्या में ठंड बहुत ज्यादा होने की वजह से आडवाणी अयोध्या नहीं पहुंच पाए। और फिर आपको ये न्यूज देखने को तो मिल ही गई होगी कि बीजेपी पार्टी के दिग्गज नेता लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से नवाजा जाएगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके उन्हें बधाई भी दी। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि मुझे बेहद खुशी हो रही है कि लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। आडवाणी हमारे समय के सबसे सम्मानित राजनेताओं में से एक हैं और भारत के विकास में उनका योगदान हमेशा याद किया जाएगा। अब इसी के साथ उन्होंने अपने ट्वीट में यह भी लिखा था कि लाल कृष्ण आडवाणी 3 बार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं और जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तो वो देश के गृह मंत्री और डिप्टी पीएम भी रहे हैं। तो ये थी मोदी और आडवाणी के बीच संबंधों की कहानी, जिसमें अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देखते रहिए द मिस्टिकल लैंड।